हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनु सिंह। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुस्लिम मैरिज एक्ट पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लोग मांग कर रहे थे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में भी बताया जाए। तो आज हमने सर के सामने मुस्लिम मैरिज एक्ट का क्वेश्चन रखा है। तो सर के पास चलते हैं और सर से जानते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। सर, मुस्लिम मैरिज एक्ट अभी तो मैंने हिंदू विवाह अधिनियम का जी वीडियो बनाया है जी। उसी के साथ अब हम चाहते हैं कि मुस्लिम विवाह अधिनियम पर भी थोड़ा चर्चा कर लें जी। ये 1939 से प्रभावी है जी। वही स्टैंडर्ड है। कंट्री स्वतंत्र होने के बाद भी वही लागू है। जी जी। मूल रूप से मुस्लिम विवाह अधिनियम जी या मुस्लिम से संबंधित सारे कानून जी। ये कुरान ही इसका मूल स्रोत है। जी। है समझ? जी। कुरान से ही उद्धृत किया गया है। जी। मुस्लिम विवाह अधिनियम अनुच्छेद 1 से 11 तक है। जी। ठीक है जी। और उसमें सूरा और आयत में जी सब लिखा गया है। जी। है ना? जी। विभक्त किया गया है, जैसे हम धारा और सब सेक्शन करके बताते हैं। जी जी। ऐसे ही दिया गया है ना? जी। तो अब उसमें अनुच्छेद 1 में जी। आज हम अनुच्छेद 1 पर ही चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या है। जी जी। है ना? जी। मुस्लिम विवाह के लिए क्या होना चाहिए, कैसे कुरान का कैसे निर्देश है। जी। तो कुरान के हिसाब से मुस्लिम विवाह में जी। प्रस्ताव पुरुष की तरफ से आता है। जी। इसीलिए उसको पूरी तरह से कुरान में प्रस्तावक है उसको पाक साफ माना जाता है। जी। ठीक है जी। मतलब वो पूरी तरह से पवित्र प्रस्ताव है। जी। प्रस्ताव पुरुष की तरफ से जाता है जी। और उसका एक्सेप्टेंस महिला की तरफ से होता है। जी। पक्ष और पार्टी दोनों, जैसे स्त्री पुरुष जी। और उनके साथ उनके परिवार के लोग जी। दोनों की सहमत पर तब विवाह पहले माना जाता है। जी। है ना? जी। ये अब उसमें क्या कहाँ तक क्या जायज़ है। जी। है ना? जी। उसमें बहुत सारे नियम जो निर्देशित किए गए हैं कुरान में। जी। तो नंबर 1 ये है कि जब पुरुष प्रस्तावित करता है विवाह के लिए, जी। है ना, जी। तो उसका उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। जी। उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जी। क्योंकि प्रस्ताव स्वीकृत के बाद ही उसको अमली जामा पहनाया जाता है। मतलब उसकी शादी तभी होगी जब उस महिला की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस हो जाए उसके प्रस्ताव का। जी। और सबसे खास बात है उसमें मेहर का प्रोविजन किया गया है। जी। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जी। है ना? जी। इसको क्या कहते हैं, संविदा है। जी। है ना? जी। संविदा होती है। जी। निकाह जिसको कहते हैं। जी। है ना? जी। जिसमें 2 निकाह लिखित होता है। जी। ये भी दिया गया है कि लिखित होगा। जी। जिसमें बोल के लिखाया जाएगा। जी। और लिपिक जैसे जो काजी वगैरह जो उसमें होते हैं इकट्ठे, जो लिखने का काम करते हैं, उनका काम सिर्फ लिखना है। जी। और प्रस्तावक और उनको दोनों की सहमति लेना है। मतलब दूल्हा दुल्हन की दोनों की और वो लिखित होगा जिसमें कम से कम 2 गवाह, जी, 2 साक्षी होंगे। जी। अगर एक पुरुष है और एक पुरुष दूसरा नहीं है तो 2 स्त्रियां, एक पुरुष 2 स्त्री कम से कम उसमें होने चाहिए, बतौर गवाह होने चाहिए। मतलब 2 पुरुष होने चाहिए या एक पुरुष 2 स्त्री? मतलब अगर स्त्री है तो वो 2 हों। वो लिखित होना चाहिए। अच्छा, उसमें शर्त भी डाल सकते हैं लेकिन कोई गोपनीय शर्त करते नहीं होनी चाहिए जो सब लोगों को पता हो। जी। अगर निकाह लिखते वक्त जी। कोई शर्त ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो गोपनीय हो। जी। जो भी हो। जी। जैसे जो अभी आता है तब कि पुरुष एक तरफा तलाक देते हैं जिसके लिए समानता का विवाद हर जगह चर्चा में। जी। जी। है ना? आजकल ट्रिपल तलाक वाला चर्चा जो लेकिन उसका हल मुस्लिम विवाह में ही, निकाह में ही उपलब्ध है। जी। विवाह के समय ही जब निकाह लिखा जाता है तभी औरत पक्ष को ये डाल देना चाहिए कि अगर आवश्यकता हो तो स्त्री भी तलाक दे सके।
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब उस उनके पर, पास हाँ, वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। जी आज कुरान में ही जो दिया गया है जी उसके अनुसार, जी जो मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसे जी जी मेरे समझ में ये आता है जी कि अगर स्त्री पक्ष चाहे जी। तो विवाह निकाह लिखते समय ही उसमें ये शर्त डाल सकता है, खुली ये शर्त। तो आप पहले ही बता चुके हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, जी कॉन्ट्रैक्ट है। तो और कॉन्ट्रैक्ट में उसको आप अपनी कंप्लीट, तरीके से। वो कंप्लीट पति पत्नी का रिश्ता तभी शुरू होता है जब मेहर की अदायगी हो जाए, जी कम से कम उसका पार्ट टाइम पेमेंट हो जाना चाहिए, जी। तभी इजाजत है स्त्री पुरुष को साथ रहने। मतलब इसमें पुरुष जो है वो कुछ पैसे देता है जो मेहर में। मेहर के रूप में जी जो भी जायदाद पैसा जो भी जी है ना, जी। उसको देता है। उसके एवज में, साथ साथ रहने के एवज में ये उसको देना, प्रस्ताव जितना प्रस्ताव करता है वो जी उसका अंश कॉन्ट्रैक्ट में है। ये जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट माना जाता है जब कुछ लेन देन हो, जी है ना। जी तो यही चीज़ इसमें भी है। जो संविदा इनकी लिखी जाती है निकाहनामा, जी उसमें प्रस्ताव होना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। जी। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि हिंदू मैरिज में डावरी जी का जो यूज होता है उसको जी जी इलीगल कहा गया है, कहते हैं कि वो नहीं सही है। जी तो जी। क्या इनके में भी उसको। वो डावरी दूसरी चीज हो गई, स्त्री पक्ष से डावरी दी जाती है जी जबकि इनके यहाँ प्रस्तावक पुरुष पुरुष, पक्ष होता तो है, मतलब इसलिए उसमें डावरी जैसी ये कुप्रथा इसमें आने की संभावना नहीं है, बशर्ते इसका सही पालन किया जाए। कुरान ने सारे रास्ते दिए हैं जी लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी ढोंगी लोग स्त्री को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जी जी लेकिन कुरान जो व्यवस्था कर रहा है वो बराबरी की व्यवस्था कर रहा जी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे समझ में आता जी जी है ना। जी और उसमें कुरान में ये भी लिखा गया है कि एक पुरुष 4 विवाह कर सकता है, जी लेकिन अनुज्ञेय उसमें सिर्फ एक विवाह है। जी कुरान सिर्फ एक विवाह की अनुमति देता है, जी लेकिन अब जैसे उसके साथ शर्त है किसी के लड़का नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हैं, तो वो दूसरा एक्सेप्शनल केस में दूसरी विवाह करता है, दूसरा विवाह करता है, वो 4 तक अनुमति है। लेकिन कुरान कई विवाह करने के पक्ष में नहीं है। जी जी जो उसमें लिखा है, जो आमतौर पर प्रैक्टिकली यहाँ लोग बताते हैं जी कि मुसलमान तो 4 शादी कर सकता है हर बात में, जी। तो ये बात नहीं है। मतलब कोई कमी होने के बाद ही आप दूसरा। ऐसा, हाँ। ऐसा। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर 4 पत्नियां हैं तो चारों की बराबर समान व्यवहार होना चाहिए, जी और वो नामुमकिन है। जी नामुमकिन है 4 औरतों को पालना, जी जी ये नामुमकिन है। और समान व्यवहार करना, एक आदमी 4 जगह साथ नहीं रख सकता, उसकी टांग पड़ जाएगी, जी वो परिवार नहीं चला सकता। जी हाँ ये है अकेजनली इस समस्या का हल है जी कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई कारण है तो कुरान ने उसका रास्ता दिखाया जी है। जी अब कुरान में ये भी दिया गया, और यही अनुच्छेद नंबर 1 में एक्ट में अपने लिखा हुआ है। जी। उसी को उन्हीं के हाँ, कुरान उन्हीं को की, उठा के हाँ, अपने सब एक्ट सेक्शन में। में दिया गया है, ऐसे ही जी है ना। जी और कहाँ तक कै शादी कर सकते हैं, 4 हो गई जी अधिकतम, जी लेकिन अनुज्ञेय 1, जी अनुमति सिर्फ 1 की है, जी एक्सेप्शनल 4 है जी ना। जी भरण पोषण का पूरी जिम्मेदारी पुरुष पक्ष में है, स्त्री का बिल्कुल नहीं। जी। पुरुष स्त्री पूरी तरह से का रिस्पॉन्सिबल। पूरा, हाँ, पूरा रिस्पॉन्सिबल है। पूरा स्त्री का भरण पोषण का अधिकार पुरुष का है, उसको, और ये अधिकार स्त्री को प्राप्त है, भरण पोषण पुरुष को करने की जिम्मेदारी, ये कुरान में दिया गया। जी। ऐसा ना करने पे वो। जी हाँ। अब हाँ, विवाह कहाँ तक कर सकते हैं ये भी दिया, हर चीज लिखा हुआ है A to Z कुरान में। जी विवाह कहाँ तक कर सकते हैं, जैसे किस किस के साथ शादी हो सकती है, जी विवाह किया जा सकता है, तो उसमें बहुत छूट है जी है ना। जी आप माता पक्ष से जी मामा मामी और भाई पक्ष से चाचा चाची की पुत्रियों तक का विवाह कर सकते हैं, मतलब अपने सगी भाई बहन से नहीं इसमें। हाँ, सगी भाई बहन के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन यह है कि चाचा चाची की पुत्रियां, चाचा चाची से उपजी पुत्रियां, मामा मामी से, मतलब पिता पक्ष से और माँ पक्ष से, जी दोनों की पुत्रियों से विवाह वैध है, बशर्ते उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जो मेहर की एक बाधा दिखाई है हर जगह। मेहर जो है इनके यहाँ तय बहुत जरूरी है, जी बिना उसके निकाहनामा वैलिड नहीं है।
जी ठीक है। जी निषिद्ध क्या है? जी, मतलब क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या चीज नहीं होनी चाहिए, जी है ना। जी सबसे ज्यादा तो निषिद्ध यह है कि दो बहनों की शादी एक पुरुष नहीं कर सकता, भले 4 शादी कर सकता है, मतलब वो लेकिन 2 बहनों से एक आदमी नहीं शादी निषिद्ध कर। है जी है ना। जी, और पुत्र की पत्नी, मतलब अपने बेटे की। हाँ, उनसे आप विवाह नहीं कर सकते। सारी कई श्रेणियां हैं और निषिद्ध की, जी जी, है मतलब ना। ये कुछ आप एग्जाम्पल दे रहे जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हैं। जी बहुत है। मतलब जो भाई की पुत्री है जी, उनसे भी इस तरह के रिश्ते नहीं किए जा निषेधित हैं, सकते। जी जी निषेधित है। माता की श्रेणी में जितने आती हैं जी उनसे विवाह नहीं किया जा सकता। एक चीज और है कि परित्यक्ता, जिस महिला से एक बार विवाह हो चुका और तलाक होने का, उससे तो दोबारा विवाह नहीं कर सकते, ये भी दिया गया जी, है ना। एक बार जो विवाहित पत्नी है उससे दोबारा नहीं कर सकते। क्या मतलब एक बार जो विवाहित पत्नी? मतलब जिसका तलाक ना हुआ हो, कहीं दूसरी जगह उसकी शादी पहले से है, अगर विवाहित है अच्छा, तो मतलब उससे नहीं शादी टूटी ना हो, शादी अभी उसकी हाँ, वहां भी हो तो यहाँ भी शादी नहीं हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। जी, मतलब महिला 2 शादी नहीं कर हाँ सकती। हाँ। जी और इसमें अगर ये भी है कि अगर एक जगह किसी के ऊपर ये दोष है जी कि वो जार कर्म का दोषी जी, है ना। जार कर मतलब किसी विवाहिता से किसी का कोई संबंध हो जाए, अवैध संबंध के लिए कुरान में कोई जगह नहीं है। जी, मतलब अवैध संबंध आपका कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं जी तो वो आदमी फिर उसी विवाह कर सकता है जो उस तरह का, उस अपराध से दोषी हो। जी जो जी जार कर्म का दोषी है वो ऐसे ही, या किसी यौनाचार का अपराधी है, जी, तो वो उसी तरह की पत्नी से शादी कर सकता है जो खुद यौनाचार से अपराधी है। जी, इस तरह से बहुत धारा, मतलब एक्सेप्शंस हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अब दूसरी बात यह है कि स्त्रियों के लिए ये दिया गया है कि स्त्री जो है वो तभी पवित्र मानी जाती जब वो ईश्वर पर विश्वास करे। जी, ईश्वर का मतलब उनके अपने अल्लाह, अल्लाह पर विश्वास करे पूरी पैगंबर तरह जो से। भी। जी इसीलिए दूसरे धर्म की न तो स्त्री कोई विवाह कर सकती है दूसरे धर्म में, जी जब तक उसका पति धर्म परिवर्तन न कर ले। जी इसीलिए मैंने आपको, जब आपने पहली बार पूछा था हमसे एक विवाह के बारे में, कि जी, एक इस लड़की का सवाल आया था कि क्या वो पर पुरुष से दूसरे शादी कर। कौम जात से जी शादी कर जी सके, जी जी, तो इस एक्ट के हिसाब से नहीं कर नहीं कर सकती। मैंने जो पहले जवाब मतलब उनका विश्वास होना चाहिए। जी धर्म पे ठीक। विश्वास होना चाहिए, दूसरे धर्म के, जब तक उसको इस्लाम पे विश्वास ना हो तब तक उसके साथ विवाह वर्जित जी जी है ना। जी, जो ईश्वर पर विश्वास होना जरूरी जरूरी है, है। धर्म पे विश्वास होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि स्त्री न दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह कर सकती है, न दूसरे धर्म का पुरुष लड़की से विवाह कर सकता जी 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 है। स्पेशल मैरिज एक्ट इंडिया में बनाया गया, उसका अलग प्रभाव है। जी लेकिन जो मुस्लिम मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट है, जी उसका इंटरेक्शन यह है जी कि ऐसे विवाह असंभव है, कुरान में पूरी तरह से वर्जित है। जी ठीक है। जी सर। और कुरान ये भी देता है निर्देश कि औरतें तभी पवित्र होती हैं जी जब वो पहली बात ईश्वर पे विश्वास करे, दूसरी बात ये विश्वास का रिश्ता माना है कुरान ने। जी विवाह विश्वास का रिश्ता है, इसीलिए पवित्र हो जाता जी है ना। जी और उसमें कुछ रूल्स हैं स्त्रियों के लिए भी कि वो पर्दा करें, जी, सरेआम शरीर का दिखावा। हाँ दिखावा न करें, जी जी आकर्षण न, उससे उससे फायदा ये है कि जेवर भी, जो आभूषण है उसका प्रदर्शन न करें, जी, वो सब जो है। पैर पटक के ना चलें, तमाम चीज़ें हैं उसमें लिख दिया गया, हर चीज़ मतलब जीवन शैली के बारे में जी कुरान में पूरी तरह से स्पष्टीकरण। जी मुस्लिम मैरिज एक्ट का जी अनुच्छेद 1 है, उसके जी सब सेक्शन इसमें डिवाइड दिए हुए हैं कि क्या क्या शर्तें हैं, कहाँ निषेधित जी है ना। जी जो आपके धर्म पे ही विश्वास करता हो उसी में विवाह हो सकता है, चाहे जी स्त्री हो चाहे पुरुष। जी अब वो अलग बात है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है उसमें तो कोई किसी जाति का वो विवाह कर सकता है, लेकिन वो पासपोर्ट के लिए है और लिविंग लाइफ के लिए है, उसका सामाजिक मान्यता नहीं ना के बराबर है। है। जी जी हाँ, लीगल मान्यता उसमें हो जाती है। जी
सर लॉ से बहुत मुस्लिम मैरिज ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे, मैं भी नहीं जानता था बहुत कुछ, आज आपसे जाना मैं। तो आज हमने जाना मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में, जो 1939 से लागू है। जी। सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार ये सिंह एक्सटेंडेड है, ये जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं है। जी, ये जम्मू अपना सारा रूल्स अलग है। जी। तो सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह हमें ये बता रहे थे मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। हम सर जो भी नॉलेज देते हैं वो सर की खुद की नॉलेज होती है, वो बुक से पढ़ के अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताते हैं जो उनके समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं नॉलेज। जैसे कि मुझे भी मुस्लिम मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं, सर ने उसको क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज़, मुस्लिम खुद भी कई बार नहीं जानते अपने लॉ के बारे में। जी जी। और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए आपको अपने लॉ की तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी बनती है, और लॉ की नॉलेज अच्छी होने से सभी को फ़ायदा होता है। तो बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।